हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम आगे पढ़ाते हैं। तो देखिए आप लोग देख रहे थे यूनिट नंबर 6। क्या था यूनिट नंबर 6 में हम लोग का पढ़ना एम्पलीफायर है ना। तो हम लोग पिछला क्लास में पिछला वीडियो में देख चुके थे क्या एम्पलीफायर क्या है। एम्पलीफायर के बाद देखे थे एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम और उसका वर्किंग प्रिंसिपल है ना। उसके बाद देखे थे कि एम्पलीफायर में कौन सा सर्किट पैरामीटर यूज होता था, जैसे कि बायसिंग था, उसके बाद इनपुट कैपेसिटर, आउटपुट कैपेसिटर है ना, कपलिंग कैपेसिटर, ये सब आप लोग देख चुके थे। और उसके बाद हम लोग देखे थे क्या कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज इन एम्पलीफायर। तो देखे थे हम लोग एम्पलीफायर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म था, जैसे कौन कौन था, जैसे देखिएगा सम इम्पोर्टेंट टर्म इन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का कुछ इम्पोर्टेंट टर्म था, जैसे कि गेन था, डेसिबल गेन था, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये हम लोग पढ़ लिए है ना। उसके बाद दो टर्म और बचा हुआ था, उसमें क्या, एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और एक बैंडविड्थ। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, उसके बाद बैंडविड्थ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कपलिंग। बताए थे कि ये एम्पलीफायर में क्या किया जाता है कि वन स्टेज और टू स्टेज एम्पलीफायर को क्या किया जाता है, कपलिंग किया जाता है। वन स्टेज और टू स्टेज ताकि क्या हो सके, बेटर से बेटर आउटपुट मिल सके नहीं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे आज कपलिंग, उसके बाद देखेंगे कपलिंग का टाइप्स कितना है। तो हम लोग देखेंगे कि तीन तरह का टाइप्स है, ये तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछला लेसन में कहाँ तक हुआ था। तो हम लोग देखे थे कि सब इम्पोर्टेंट टर्म हुआ था, जिसमें से दो टर्म बचा हुआ था, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और बैंडविड्थ। हम लोग देखे थे गेन क्या था, फिर उसके बाद देखे थे वोल्टेज, पावर, करंट के लिए गेन। उसके बाद डेसिबल गेन जो बताए थे कि ये एक प्रकार का यूनिट है जो मेजर किया जाता है, जो मेजर करता है क्या, गेन को, उसी को क्या बोलते हैं, डेसिबल गेन। उसके बाद बताए थे कि पावर के लिए डेसिबल गेन कितना होगा, करंट के लिए, वोल्टेज के लिए। उसके बाद बताए थे इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या नहीं। तो अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, तो इट इज द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी है ना। इसमें क्या किया जाता है कि ग्राफ को ड्रा किया जाता है वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो कहेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, तो इन दिस रिस्पांस द ग्राफ इज प्लॉटेड, प्लॉटेड मतलब ग्राफ, बिटवीन वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। उसके बाद देखिए आप लोगों को पढ़ना बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अगर ड्रा कीजिएगा तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमारा देगा Vmax पर, और ये क्या है, रेंज है 70.7%। परसेंटेज को बदलिएगा, दशमलव दिया है 0.707 है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू का 70.7%। तो जी मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% पर जो हमारा रेंज मिलता है फ्रीक्वेंसी का, उसी रेंज को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट व्हिच, क्या कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी का वैसा रेंज एट व्हिच जिस पर 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू जो वोल्टेज का होता है उसका 70.7%, इसको परसेंटेज में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 70.7%। तो क्या कह रहा है कि 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गेन हम लोग को प्राप्त होता है जिस रेंज पर, उस रेंज को क्या बोला जाता है, बैंडविड्थ। तो देखिए तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था इस शिखर पर, इस चोटी पर। अब देख रहे हैं कि 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है, तो इस रेंज में मिल रहा है। तो इस रेंज का नाम क्या है, एक का नाम F1 दिए है और एक का नाम F2 दिए है। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा अपर माइनस लोअर, तो क्या हो जाएगा F2 माइनस F1 है ना। तो यहाँ से बैंडविड्थ बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला F2 माइनस F1। अब क्या है, F2 क्या है, F1 क्या है, तो F2 है जो अपर कट ऑफ रेंज है और ये लोअर कट ऑफ रेंज है ना। इसको बोला जाता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रहेगी। अब एफआर क्या है, तो जिस रेजिस्टेंस जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा वोल्टेज गेन मैक्सिमम होता है उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आपके सामने एक और अगर टर्म पूछ देता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एफ आर से डिनोट किया जाता है। आर मतलब रेजोनेंस, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द, क्या होगा इसका डेफिनेशन कि एट व्हिच फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी का वैसा वैल्यू जिस पर क्या हो सके वोल्टेज गेन हमारा मैक्सिमम मिले, उस वैल्यू को क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। समझे? तो ये हम लोग का टर्म कुछ था, ये हम लोग का समाप्त हुआ। तो आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, उसके बाद इसका डेफिनेशन, उसके बाद बैंडविड्थ और बैंडविड्थ का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, है ना। f2 माइनस क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा। f2 क्या है? तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और f1 क्या है? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब देखिए हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है? कपलिंग। देखिए कपलिंग का मतलब हम आप लोगों को समझाएं थे पिछला वीडियो में। कपलिंग देखिए नाम से ही पता है, कपल मतलब क्या होता है? इसमें एक स्टेज एम्पलीफायर को दूसरे स्टेज एम्पलीफायर से क्या करते हैं? कपल करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कपलिंग, है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कपलिंग है क्या? तो कपलिंग इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच, जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द अदर स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। जैसा कि हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, तो उसमें हम समझाए थे कि देखिए जैसे ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है ना, देखिए तो इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए हैं और ये इसमें क्या है? बेस टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है और ये इमीटर टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है? कलेक्टर टर्मिनल, और ये बेस और ये इमीटर। तो यहाँ से देख रहे थे क्या कि ये यहाँ से इनपुट दे रहे थे और यहाँ पर हमको आउटपुट मिल रहा था। तो ये सिंगल स्टेज था। उसके बाद बताए थे कि डबल स्टेज के लिए क्या करते हैं? तो ये सिंगल स्टेज में इसी तरह का एक स्टेज और जोड़ देते हैं। देखिए इसमें भी बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर और ये इमीटर है ना। ये बेस टर्मिनल होगा कि नहीं इसके लिए? तो इसी सिंगल स्टेज को क्या करते हैं? बैक टू बैक इसमें जोड़ देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? डबल स्टेज एम्पलीफायर। मतलब देख रहे हैं कि डबल स्टेज में क्या हो रहा है कि दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ने का प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कपलिंग। तो कपलिंग का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए नॉर्मल कपलिंग है क्या? तो एक तरह का प्रोसेस है। तो क्या लिखेंगे? इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द अदर स्टेज ऑफ एम्पलीफायर। नहीं, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कपलिंग। और एक बात ध्यान देना है कि कपलिंग में क्या किया जाता है कि जितने तरह का जो सिंगल स्टेज या डबल स्टेज एम्पलीफायर लेते हैं, सभी में क्या करते हैं? कॉमन इमीटर अप्लाई करते हैं। क्या सा कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हैं? कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर हम आप लोग को पढ़ाए थे यूनिट नंबर 3 में। देखिएगा यूनिट नंबर 3 में हम आप लोग को बताए थे 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाए थे। एक कॉमन बेस, एक कॉमन इमीटर और एक कॉमन कलेक्टर। जिसमें हम उस समय बताए थे क्या कि कॉमन इमीटर होता है जो बेस्ट सुटेबल होता है ना। इसी के कारण क्या होता है कि हर जगह कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉमन इमीटर का मतलब बताए थे कि जिसको कहेगा कॉमन उसको क्या करते हैं? ग्राउंडिंग। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझाए थे क्या होता है? ग्राउंडिंग। तो यहाँ से देखिए इमीटर टर्मिनल है ना, तो ये दोनों इमीटर टर्मिनल को क्या कर दिया गया? ग्राउंडिंग कर दिया। और यूनिट नंबर 4 में पढ़े थे। कौन सा? यूनिट नंबर 4 में। ये तो यूनिट नंबर 3 में कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे और यूनिट नंबर आप लोग 4 में पढ़े थे क्या? ट्रांजिस्टर बायसिंग पढ़े थे। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग में हम आप लोग का मेथड बताए थे। क्या बताए थे? कि ट्रांजिस्टर बायसिंग करने का कितना मेथड होता है, जिसमें हम आप लोग का 5 मेथड बताए थे। उस 5 मेथड में हम आप लोग का बताए थे कि जो वोल्टेज डिवाइडर होता है, क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर मेथड ना। ये वोल्टेज डिवाइडर बताए थे कि सबसे बेस्ट और सुटेबल होता। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग देखे थे कितना था? 1, है ना। तो इसीलिए बताए थे कि वोल्टेज डिवाइडर हर जगह यूज करते हैं। तो इस एम्पलीफायर में भी क्या करेंगे? वोल्टेज डिवाइडर यूज करेंगे। और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता हो। हम बताए थे कि सबसे कहेगा बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन है? तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और कहेगा सबसे बेस्ट ट्रांजिस्टर बायसिंग मेथड कौन है? तो वोल्टेज डिवाइडर मेथड। ये हम लोग का पढ़ा चुके हैं, ये यूनिट नंबर 3 में और यूनिट नंबर
4 में पढ़ा है ना। तो यहाँ से देखिएगा वोल्टेज डिवाइडर बेस्ट था, तो उसका हम बताए थे सर्किट डायग्राम, बताए थे वोल्टेज डिवाइडर में उसका सर्किट डायग्राम क्या बताए थे। ये था एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और इसमें क्या होता है कलेक्टर होता है, कलेक्टर के साथ क्या होता है कपलिंग कैपेसिटर सीसी लगा हुआ था, जो पिछला वीडियो में बताए थे ना इसी लेसन का। कपलिंग कैपेसिटर सीसी यूज करते हैं, बेस के साथ जो यूज करते हैं उसको सीबी बोलते हैं, और इमीटर के साथ यूज करते हैं उसको सीई बोलते हैं। और बताया कि इसके रेजिस्टेंस को आरबी बोलते हैं, और इसके रेजिस्टेंस को आरई, और इसके रेजिस्टेंस को आरसी बोलते हैं। नहीं, अब देखिए कि वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता था, तो वोल्टेज डिवाइडर में बताए थे कि दो तरह का रेजिस्टेंस होता था, एक R1 और एक R2 नीचे, हाँ ऐसे करके। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को क्या किया है इक्विवेलेंट यहाँ निकाले, क्या निकाले हैं इक्विवेलेंट। और जो बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज था, तो बेस के साथ जो वोल्टेज था VVB से डिनोट करते थे, तो ये VVB को हम यहाँ VTH मान लिया है, और R1 और R2 जो रेजिस्टेंस था उसको क्या मान लिया इक्विवेलेंट निकाले हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा RTH। तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया एक थेवेनिन रेजिस्टेंस और एक थेवेनिन वोल्टेज। और आप लोग थेवेनिन थ्योरम में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं थेवेनिन थ्योरम में कि जो थेवेनिन वोल्टेज होता है उसके सीरीज में लगाया जाता है थेवेनिन रेजिस्टेंस, और नॉर्टन्स में पैरेलल में लगाया जाता नहीं, इसलिए थेवेनिन वोल्टेज की सीरीज में क्या रहेगा थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो हमारा RTH हो जाएगा, यहाँ VTH हो जाएगा। VTH का मतलब क्या हुआ बेस वोल्टेज है ना, तो बेस का हो जाएगा VVB है ना, और ये RTH हो। तो ये आप लोग का समझ में आया ये बात कि हम RTH क्यों लिखे और VTH, क्योंकि यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल दिए। जो वोल्टेज डिवाइडर का फिगर देखिएगा यूनिट नंबर 4 में क्या बताएं कि R1 और R2 था, तो उसका इक्विवेलेंट निकालें, उसका इक्विवेलेंट को क्या कहेंगे RTH, समझे। क्योंकि सर्किट थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए इसका क्या निकाल दिए इक्विवेलेंट, समझे। अब देखिए हम लोग चलते हैं कहाँ, कपलिंग तो हो गया मेरा। अब कपलिंग के बाद क्या है हमारा टाइप्स ऑफ कपलिंग, तो क्या लिखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कपलिंग। पहला है RC कपलिंग, दूसरा है ट्रांसफार्मर कपलिंग, और तीसरा है डायरेक्ट कपलिंग। क्या है डायरेक्ट कपलिंग। अब देखिए सभी नाम से ही पता चल रहा है क्या है, इसमें RC कपलिंग है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को डबल स्टेज एम्पलीफायर से जब कनेक्ट करेंगे तो वहाँ क्या होगा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये दोनों क्या करेगा कपलिंग का काम करेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या RC कपलिंग। कैसे जो हम आपको सर्किट डायग्राम में समझाएंगे, मतलब यहाँ समझना है कपलिंग मतलब क्या बताए थे कि एक स्टेज एम्पलीफायर को अदर स्टेज एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं, इस और यहाँ कनेक्ट करते हैं, इसका नाम क्या दिया हुआ RC कपलिंग। इसका मतलब जो कनेक्ट करते हैं कपलिंग करते हैं वहां पर क्या करते हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया RC कपलिंग। और ये ट्रांसफार्मर कपलिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या करते हैं एक स्टेज एम्पलीफायर को अदर स्टेज के एम्पलीफायर से जब कनेक्ट करते हैं तो किसके द्वारा कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसफार्मर कपलिंग, समझे। यहाँ देखिए डायरेक्ट कपलिंग, डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं लगाते, मतलब जैसे कपलिंग डिवाइस था ना कैपेसिटर था रेजिस्टर था ये सब कपलिंग डिवाइस था, तो यहाँ पर कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं लगाते, ना तो R का यूज करते हैं ना तो C का ना तो फिर ट्रांसफार्मर का, समझे। यहाँ क्या करते हैं डायरेक्ट कपल कर देते हैं, माने एक स्टेज एम्पलीफायर है और ये दूसरा स्टेज एम्पलीफायर है। देखिए यहाँ से देखिए तो एक C है और एक यहाँ से R है ना, दोनों को क्या किए हैं ये दोनों के हेल्प से क्या हुआ इस स्टेज के एम्पलीफायर को इस स्टेज के एम्पलीफायर से कनेक्ट किया ना। तो यहाँ देखिए तो कनेक्ट करने में किसका यूज है एक कैपेसिटर का, जो कैपेसिटर के साथ कलेक्टर के साथ लगा हुआ है उसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं है ना, या कलेक्टर कैपेसिटर CC। और ये क्या है बेस के साथ है इसलिए बेस रेजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये रेजिस्टर और ये कैपेसिटर ये दोनों का यूज कर रहे हैं किसमें, तो एक स्टेज एम्पलीफायर को अदर स्टेज से जोड़ने के लिए नहीं, ये दोनों एक तरह का स्टेज एम्पलीफायर है और दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया डबल स्टेज एम्पलीफायर। नहीं, दो ट्रांजिस्टर रहेगा तो डबल स्टेज, तीन और रहेगा तो ट्रिपल स्टेज और एक और रहेगा तो सिंगल स्टेज। हम आप लोग का पिछला दिन बताए थे सिंगल स्टेज है ना, सिंगल स्टेज मतलब सिंगल एम्पलीफायर लगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या
कि इस स्टेज के एम्पलीफायर को अगले स्टेज के एम्पलीफायर को ऐड करने के लिए, कपलिंग करने के लिए किसका यूज है, आर और सी का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया काजी आरसी कपलिंग। समझे? इस प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे अगर ट्रांसफार्मर कपलिंग में, तो यहाँ देखेंगे आर और सी का यूज न करके यहाँ क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। जब अगला पढ़ेंगे तो उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, वहां पर समझिए। यहाँ सिर्फ समझिए क्या है कि इसमें देख रहे हैं कि जैसे आर और सी का यूज हुआ, उसी प्रकार उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। और जो तीसरा है डायरेक्ट कपलिंग, इसमें क्या करते हैं कि ना तो आर का यूज करते हैं, ना तो सी का, ना तो ट्रांसफार्मर, क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं इस कलेक्टर को इसके बेस से। समझें? तो हो जाएगा डायरेक्ट कपलिंग। समझ में आई बात? तो देखिए हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट बारी बारी से आरसी कपलिंग। कहाँ चलते हैं? आरसी कपलिंग। तो आरसी कपलिंग का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरसी कपलिंग का सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम, आप नीचे लिख दीजिएगा। ये क्या है, सर्किट डायग्राम। और ये किसका सर्किट डायग्राम है बाबू, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आरसी कपलिंग का, तो लिख दीजिएगा सर्किट डायग्राम ऑफ आरसी कपलिंग। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग पढ़ेंगे, वर्किंग के बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और उसके बाद यूज पढ़ेंगे, है ना। तो देखिएगा एकदम सिंपल है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएं कि कपलिंग में क्या किया था, वोल्टेज डिवाइडर और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को बेस्ट सुटेबल के लिए क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इन आरसी कपलिंग one stage amplifier and other stage of amplifier is connected through R and C। किसके द्वारा कनेक्ट होता है, R and C, अर्थात रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, थ्रू व्हिच, जिसके कारण इट इज नोन एज आरसी कपलिंग। इसीलिए हम इसका नाम क्या दिए हैं, आरसी कपलिंग। तो आरसी कपलिंग का सबसे पहला डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि इन दिस कपलिंग, या कहेंगे द कपलिंग इन व्हिच वन स्टेज ऑफ एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू द अदर स्टेज ऑफ एम्पलीफायर विथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इज कॉल्ड आरसी कपलिंग। देखिए, तो जब डिफिनेशन आसान है कि तब अपना लैंग्वेज ना कोई किसी का बुक का लैंग्वेज, तो अपना लैंग्वेज यूज करना है बाबू, यही लैंग्वेज आप एग्जाम में यूज कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो, इसको रटना नहीं है। सीधा सीधी देख रहे हैं कि एक स्टेज एम्पलीफायर है जो दूसरे स्टेज के एम्पलीफायर से किससे कनेक्ट हुआ, देखिए तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ, तो नहीं करेंगे कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से कनेक्ट हुआ इसलिए इसको आरसी कपलिंग कहेंगे, नहीं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि इन दिस कपलिंग वोल्टेज डिवाइडर ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज टेकन। इसमें क्या किया जाता है कि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग को लेते हैं और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि वोल्टेज डिवाइडर का स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, 1 होता है ना, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी एम्पलीफायर में कपलिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर ट्रांजिस्टर बायसिंग और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब ये क्या है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और वोल्टेज डिवाइडर, तो ये हम आप लोग का पढ़ा दिए, ये यूनिट नंबर 3 में है और ये यूनिट नंबर 4 में। ऐसे उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना, सर्किट याद करना उसका, और बाकी सब प्रोसेस तो यहाँ से लिखना, है ना। तो आपको हम बताएं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर क्या कि बेस से देते हैं इनपुट, नहीं तो बेस से हमारा इनपुट वोल्टेज है। कलेक्टर से बताएं थे क्या करते हैं, आउटपुट वोल्टेज देते हैं, लेकिन यहाँ हमारा तो आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा बाबू, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आउटपुट वोल्टेज को दे दिए हैं अगले स्टेज एम्पलीफायर दे दिए हैं। अब इस एम्पलीफायर के अगला जो कलेक्टर होगा उससे मिलेगा हमारा अगला आउटपुट, नहीं तो हमारा फाइनल आउटपुट कहाँ मिलेगा, तो सेकेंड स्टेज अर्थात लास्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर के कलेक्टर के क्रॉस जो आउटपुट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा। तो देखिए, तो इसका कंस्ट्रक्शन में और क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो बाकी इस कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि इन दिस कपलिंग 2 NPN ट्रांजिस्टर इज टेकन देन दिस इज कॉल्ड 2 स्टेज एम्पलीफायर। अगर 2 को लिए हैं बाबू तो 2 स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल लेंगे तो सिंगल स्टेज और ट्रिपल लेंगे तो ट्रिपल स्टेज। तो सिंगल तो लेंगे नहीं क्योंकि हमको कपलिंग चाहिए, तो एक से कपलिंग होगा नहीं ना, हमको चाहिए कपलिंग के लिए 2 स्टेज, तो हम लोग 2 स्टेज तक काम करेंगे कम से कम।
3 स्टेज भी करिएगा आपका सर्किट डायग्राम लंबा हो जाएगा। और एक बात और है कि 3 स्टेज से क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज आप लोग बताएंगे कि 3 स्टेज से क्या हो जाता है कि इसका जो नॉइज होता है ना बहुत ज़्यादा होने लगता है। देखिए यहाँ लिखे हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी दे बिकम्स नॉइजी, मतलब ये क्या करता है, अगर ज़्यादा स्टेज एम्पलीफायर यूज कीजिएगा तो ये नॉइज करने लगेगा। नॉइज मतलब समझते हैं अनडिस्टर्बेंस, जो हल्ला होता है उसको बोलते हैं नॉइज, तो ज़्यादा साउंड अनडिस्टर्बेंस हो जाएगा, समझे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डबल स्टेज का ही यूज करते हैं। बेटर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग डबल स्टेज ही हमेशा यूज करते हैं, है ना। या तो आरसी कपलिंग रहे या ट्रांसफार्मर कपलिंग रहे या डायरेक्ट कपलिंग, हमेशा क्या करते हैं डबल स्टेज सुटेबल होता है बेस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं डबल स्टेज। तो आप डबल स्टेज भी लीजिएगा क्योंकि आपका सर्किट डायग्राम बनाने में आसान होगा, पेज कम लगेगा नहीं। इसका कंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा और क्या क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या किए इसका कंस्ट्रक्शन में, देखिए तो पहले हम आप लोग को बताए थे पहला वीडियो में कि बेस के साथ लगाते हैं बेस कैपेसिटर जिसको सीबी बोलते हैं। अब यहाँ CB1 नाम दिए, क्यों नाम दिए हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 2 स्टेज हैं तो दोनों में हुआ है बेस कैपेसिटर की, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ CB1 हो जाएगा और CB2 हो जाएगा। यहाँ नहीं दिए CB2, यहाँ पर क्या कर देंगे, ये रेजिस्टेंस के पहले क्या करेंगे CB2 लगा देंगे, नहीं उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ से रेजिस्टेंस लगा देंगे RB2। देखिए सब कुछ डबल डबल है ना, यहाँ से CB1 था यहाँ CB2 हो गया। यहाँ देखिए RTH1 है तो यहाँ RTH2 हो जाएगा। RB2 लिखे उसको क्या लिख दीजिएगा आप लोग RTH2 लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए CC1 है मतलब कलेक्टर कैपेसिटर अथवा कपलिंग कैपेसिटर, तो इसको क्या लिखे हैं 1 लिखे और आगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए बताए थे इमीटर रेजिस्टेंस, इसको R1 से लिखेंगे, सॉरी RE1 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा RE2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है इमीटर कैपेसिटर 1 है, वहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्योंकि डबल स्टेज है ना, तो जो इसमें एकदम सेम टू सेम उसमें रहेगा नहीं। यहाँ देखिए कलेक्टर लगाए थे रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस REC1 है वहाँ RC2 है। इसके क्रॉस वोल्टेज था हमारा VCC1 था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज का हो जाएगा VCC2 नहीं। यहाँ देख रहे थे मीटर करंट 1 फ्लो हो रहा था, यहाँ मीटर करंट 2 फ्लो होगा। यहाँ कलेक्टर करंट IC1 था, यहाँ कलेक्टर करंट IC2 हो जाएगा। यहाँ देखिए बेस करंट IB1 है, यहाँ पर बेस करंट क्या हो जाएगा मेरा IB2 हो जाएगा। ये बात इतना समझ में आया। अब इसी को आप कंस्ट्रक्शन के रूप में लिख सकते हैं नहीं कि दिस कपलिंग 2 CB1 2 CC1 2 CE1 एंड 2 RE ये सब यूज करते हैं। उसके बाद लिख सकता और अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता है तो लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर CB1 is used in base terminal and RE1 is used in emitter terminal। ऐसे से आप लोग जोड़ सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सिंपल सा लिखने के लिए सिर्फ लिखिएगा क्या कि इन दिस कपलिंग 2 स्टेज एम्पलीफायर इज यूज्ड इन व्हिच 2 NPN ट्रांजिस्टर यूज यूज्ड आइसोनिक फिगर, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया। बाकी आप पेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे जैसे बताएं कि बेस में कौन है, कलेक्टर में कौन है, इमीटर में कौन, उसको आप लिखते रहिए, समझे। तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया। आप देखिए उसके बाद इसका वर्किंग समझते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग का पढ़ना क्या, वर्किंग। तो देखिए वर्किंग क्या है, तो वर्किंग में सीधा सीधी बात है वो क्या कि इन द RC coupling the input voltage is applied between base and emitter। देखिए ये इनपुट वोल्टेज है, किसमें अप्लाई करते हैं, बेस एंड इमीटर टर्मिनल के बीच में। देन IB1 is flow through the base टर्मिनल, है ना, बेस टर्मिनल के बीच में फ्लो हो रहा है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं क्या कि कलेक्टर में करंट फ्लो होता है IC1 और IC1 के कारण जो हमारा वोल्टेज मिलता है क्या मिलता है VCC1। अब इस आउटपुट वोल्टेज को सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के में क्या दी, इनपुट वोल्टेज दिए तो हमारा क्या मिला आउटपुट वोल्टेज। अब इस आउटपुट वोल्टेज को लिखेंगे कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज अगेन माने पुनः गिवन टू द सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर विथ बेस टर्मिनल। क्या करेंगे
कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट को देंगे, किसको देंगे, तो अदर स्टेज या नेक्स्ट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर के बेस टर्मिनल इसी से न देंगे, जैसे यहाँ बेस से दे रहे थे उसी प्रकार यहाँ से बेस में देंगे। देन आउटपुट इज आउट फ्रॉम या आउटपुट इज टेकन फ्रॉम अदर स्टेज एम्पलीफायर के कलेक्टर टर्मिनल से, नहीं कहाँ से लेंगे, तो अदर स्टेज या नेक्स्ट स्टेज या लास्ट स्टेज, बोल दीजिए लास्ट है तो नहीं, तो लास्ट स्टेज के कलेक्टर टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको क्या कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज। समझे, तो इसमें वर्किंग एकदम सिंपल सा लिखना है, क्या लिखना है कि व्हेन इनपुट इज गिवन टू द फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, किसके देते हैं, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर को देते हैं, और किसके बिटवीन, तो लिखेंगे बिटवीन बेस एंड इमीटर टर्मिनल। देन आउटपुट इज गिवन फ्रॉम या आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर टर्मिनल एंड दिस आउटपुट व्हिच इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर इज गिवन टू द, किसको दिया जाता है, तो सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर इन बेस, है ना, कहाँ से देते हैं, बेस से देते हैं। देन आउटपुट ऑफ सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर टर्मिनल। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको देते हैं इसके आउटपुट को, तो ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, उसके बाद हमको मिलता है इसके कलेक्टर से, है ना। इस प्रकार हमारा वर्किंग समाप्त होगा। समझे, तो एकदम सिंपल है कि नहीं, कुछ लिखना इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में सिर्फ फिगर याद रखना, उसके बाद लिख देना। और फिगर के लिए एकदम सिंपल है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन अपनाना, और जो सिंगल स्टेज का पिछला वीडियो में बताए थे जैसे जैसे वैसा ही फिगर क्या करना, दो को बना देना है सिर्फ नहीं, और सब जगह दो है तो पहले कॉलम 1 1 कर देना, दूसरा का में 2 2 कर देना, हो जाएगा। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है, ये चीप होता है, सस्ता होता है, चीप माने सस्ता होता है, और दूसरा क्या है, बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है क्या होता है, बेटर होता है। और कितना होता है, इसका ऑडियो रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और हम लोग जानते हैं कि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में तो सारा मनुष्य सुनता है नहीं, इतना फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है तो हम लोग सुन पाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज 20 से 20,000 है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना होगा कि इसका आरसी कपलिंग का ऑडियो रेंज कितना होता है, 20 से 20,000 है ना। या ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किसका होता है, तो आरसी कपलिंग का, और ये आरसी कपलिंग का बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के कारण ही आरसी कपलिंग को यूज किया जाता है ऑडियो एम्पलीफायर में। देखिए जैसे यूज लिखाए हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, इन ऑडियो एम्पलीफायर ड्यू टू बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के कारण ही क्या करते हैं, जो ऑडियो एम्पलीफायर है ना, आप लोग ऑडियो बजाते हैं तो उसमें ऑडियो एम्पलीफायर लगा था, उसमें किसका यूज करते हैं, तो आरसी कपलिंग का। समझे। आगे क्या है डिसएडवांटेज क्या है कि ये वेरी लो पावर गेन एंड वोल्टेज, इसका क्या होता है, ये है वेरी लो पावर गेन एंड वोल्टेज, मतलब आरसी कपलिंग का जो वोल्टेज गेन और पावर गेन कैसा होता है, लो होता है। अब एट हाई फ्रीक्वेंसी दे बिकम नॉइजी, और अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये नॉइज करता है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर ये यूज नहीं होता, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है, इस इम्पीडेंस मैचिंग इज पुअर, इसका इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, पुअर होता है, मतलब इसका बेटर इम्पीडेंस मैचिंग नहीं होता। सबसे बेटर इम्पीडेंस मैचिंग होता है ट्रांसफार्मर कंपनी, इसका होता है ट्रांसफार्मर कंपनी का। तो जहाँ पर बेटर इम्पीडेंस मैचिंग चाहिए वहाँ पर ट्रांसफार्मर कंपनी का यूज करते हैं, और जहाँ बेटर ऑडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए वहाँ पर आरसी कंपनी का यूज करते हैं। तो इसका एडवांटेज हम लोग देखेंगे वहाँ पर ही था। अभी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आया, यूज आया समझ, सर्किट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरहेड। तो चलिए अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक। चलिए तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में लेकर आएंगे अगला 2 कपलिंग बचा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। उसके बाद हम लोग का बचेगा एसी और डीसी इक्विवेलेंट सर्किट और एसी लोड लाइन। तो इतना टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये यूनिट नंबर 6 भी क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, और यूनिट नंबर 6 के साथ साथ आप लोग का ये सब्जेक्ट भी इन हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिएगा बढ़िया से, और एक बार पुनः क्या कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो सभी देख लीजिएगा।
है ना। और बेटर के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में जानते हैं, मैं सब लोग आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर लच्छू टेक्निकल, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरा वीडियो, है ना। इस चैनल पर भी देख सकते हैं, उस पर भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, तो उस पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपका सब चीज़ का वीडियो मिलेगा, मैथ का चाहे तो मैथ का मिलेगा, और भी सब्जेक्ट का डालने हैं कुछ, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं।